गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना जो हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री चली हुई है उसका आज हम 5th चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, 5वां अध्याय जो है हमारा, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मतलब क्लास कैसी लगती है। ठीक है, कमेंट करके जो है फीडबैक ज़रूर देते रहिए। और आपको मतलब उसमें अगर कुछ गलत है तो उसको क्या सही करना है, या क्या कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए है, ठीक है, तो उस चीज़ में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना 8th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है, उसका 5वां अध्याय जो है वो आज हम करेंगे। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है चैनल से, तो उसको बताना चाहूँगी कि हमारी 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसमें ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री हमारी 6th और 7th वाली कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास की ज्योग्राफी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और पीछे वाली क्लासेस जो है अपनी कंप्लीट करके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से इस चित्र में दिखाया गया है एक विद्रोह के बारे में। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ठीक है, ये एक विद्रोह है, इधर युद्ध कर रहे हैं। तो नीतियां और लोग, ठीक है, हमारा फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में मतलब जो हमने पिछला 4th चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था ना, कि कैसे वो जंगलों में जाके जो लोग इधर उधर घूमते थे उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि वो एक जगह पे रह के खेती करे, है ना। तो जो बसवन्ना था उसने उनके खिलाफ जो है विद्रोह किया। तो इस चीज़ के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। जैसे जो आदिवासी लोग थे बसवन्ना के साथ में थे, जो उन्होंने भी उस चीज़ के लिए जो है विरोध किया था कि हमें जो है गुलाम ना बनाया जाए, हमें फ्री छोड़ दो। देखिए, नवाबों की छिनती सत्ता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नवाब हैं उनकी सत्ता छीनने लगी थी। 18वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके जो है एक एक करके जो है उनसे छीने जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटा उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई ने बेटा गोद लिया था जो है उसको मान लिया जाए। ठीक है, जो मतलब रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि जो उसने बेटा गोद ले रखा है तो उसके पति की मृत्यु के बाद उसके जो बेटे हैं उसको जो है वहाँ का राजा मान लिया जाए। ठीक है, एक सेकेंड। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में
अवध एक 1801 में अवध एक सहायक संधि थोपी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जे में ले लिया। ठीक है, जो अवध ने एक सहायक संधि थोपी थी 1801 में, और 1856 में जो है अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया अवध को। ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश जो है प्रभुत्व जरूरी है। तो जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी ने, उन्होंने बोला कि जो शासन कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए वो जो है हमारे ही अधीन उनको कर दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी मतलब जो अंग्रेज लोग थे। ठीक है, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर जो सिक्के बनाए गए थे, मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। जो बहादुर शाह थे जफर, उनकी मृत्यु के बाद जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या कहा डलहौजी ने, कि जो इनका परिवार यहाँ रह रहा है लाल किले में, उनको वहाँ से निकालकर दिल्ली के किसी भी और कोने में बसा दिया जाएगा। ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो है मुगल बादशाह होंगे। जो उसने डलहौजी ने तो क्या किया, उसके परिवार को लाल किले से निकाल के जो है दिल्ली के कहीं और जो है कोने में बसा दिया। ठीक है, 1849 में। और 1856 में जो गवर्नर जनरल कौन बने, कैनिंग। ठीक है, 1854 में कौन थे, 1849 में डलहौजी थे, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया था। ठीक है, उन्होंने बोला था ये चीज़। और 1856 में कौन थे, कैनिंग। ठीक है, जो गवर्नर जनरल कौन बने, कैनिंग। उसने बोला कि जो बहादुर शाह जफर थे वो जो है मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंश को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। मतलब मुगलों को अब बादशाह नहीं मानेंगे, उनको सिर्फ राजकुमारों की ही उपाधि मिलेगी, मान्यता मिलेगी। किसान और सिपाही, इसके बारे में देखेंगे। किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ में निकलती जा रही थी। इसके कारण क्या है, उनकी पीढ़ियों की जो पुरानी ज़मीनें थी वो भी उनसे छिनती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष को अपनी वजह थी। उनके ज़िंदगी में असंतोष था, उनकी एक अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्री यात्रा से उनका जो धर्म है और जाति वो भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनको क्या लगता था, उनको लगता था अगर वो समुद्र पार चले जाएंगे तो उनकी जो धर्म और जाति है एक सेकेंड, उनकी जो धर्म और जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। कब बनाया, 1856 में। ठीक है, और वो क्यों जाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो समुद्र पार करके जाएंगे तो उनका जो धर्म है और उनकी जो जाति है वो जो है भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा
तो ज़रूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में अपना जो परिवार है वो गांव में छोड़कर आए हुए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। जो किसानों का गुस्सा था वो सिपाहियों में भी फैल गया था। ठीक है। यहाँ से देखिए सुधारों की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को, एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। कब दी उन्होंने? 1830 में। तो क्या किया इन्होंने 1830 में? ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन पर भी संपत्ति जुटाने का उनको अधिकार दे दिया गया, छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बना। तो 1850 में कौन सा कानून बना? इसको देखिए ध्यान रखिएगा, हर एक जो डेट है उसको, उसमें क्या हुआ, ये चीज़ें याद रखिएगा। 1850 में एक नया कानून बना जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति जो है ईसाई धर्म अपनाता है तो वो भी जो है पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों ने उनको एक लालच दिया कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो आपको मतलब एज इट इज़ ऐसे के ऐसे उनको मिल जाएगी, अगर नहीं अपनाएंगे तो वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ये इधर चित्र में दिखाया गया उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही जो है खबर और अफवाहें फैलाते हुए। ठीक है, ये इधर दिखाया गया। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए एक और दो स्रोत के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। इधर देखते हैं स्रोत एक, इधर 84 नियमों की सूची। ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं जो माझा प्रवास है वो किसने लिखी है? तो ब्राह्मण है विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है। और कहाँ के हैं विष्णु भट्ट गोडसे? महाराष्ट्र के एक गांव में रहते हैं। ठीक है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस जो है लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, पढ़ने में भी आसानी होगी। चलिए, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट कर आमादा है, नष्ट करने के लिए जो है आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग जो है योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना जो है तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो ये किसने लिखा है? विष्णु भट्ट गोडसे ने
जो माझा प्रवास है उसमें बताया गया है। ठीक है, और ये स्त्रोत 2 में है, इसमें देखते हैं। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। किसके संस्मरणों से? सीताराम पांडे के, ठीक है, जो सूबेदार थे। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया। कब किया गया? 1812 में, ठीक है, बंगाल नेटिव आर्मी में। कौन थे? सीताराम पांडे। उन्होंने 48 साल तक जो है नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए, मतलब वो रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। देखिए, अपने सेवानिवृत्त के बाद उसने उनके जो कमान अफसर नोरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में जो है अपने संस्मरण लिखे, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोए टू सूबेदार, क्या था? फ्रॉम सिपोए टू सूबेदार, सिपाही के सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। देखिए, तो कब लिखा उन्होंने? 1861 में लिखा, अवधी भाषा में संस्मरण लिखा और किसके लिए? नोरगेट ने, जो नोरगेट था उसके लिए लिखा और नोरगेट ने फिर उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। जो सिपाही से सूबेदार तक की जो जर्नी थी उन्होंने अंग्रेजी में जो लिखी, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को जो है सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाही की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाही को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को जो है दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन झुकाव पर अमल करे तो सेना ऐसा जो है कर सकती थी। देखिए, ये एक मेरठ में विद्रोह सिपाही अफसरों पर हमला करते हुए उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। यहाँ से देखिए, ये स्त्रोत 2 का बचा हुआ पार्ट है। संयोग से इसी समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाला कारतूसों पर जो कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको मुंह से चढ़ाया जाता है कारतूस, ठीक है, तो उनमें क्या है? गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। वो एक मूवी भी आई है ना, मंगल पांडे, आई थी, बहुत पुरानी हो गई, मंगल पांडे, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप एक बार आप जाके पहले पढ़े, उसके बाद फ्री टाइम में वो मूवी ज़रूर देखें, जिससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, मंगल पांडे के नाम से एक मूवी है, उसमें दिखाया गया है जो अंग्रेज़ों का रेजिमेंट था, उन्होंने लोगों को जो है नई राइफल इस्तेमाल करने के लिए दी थी और उन कारतूसों पे क्या था? गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था। ठीक है, हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके जो है मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र में किया,
अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। ठीक है, यहां से देखते हैं। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो जो है सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने में मुसलमानों और हिंदू दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर से चले जाने की हिदायत दे दी। ये किसने लिखी? इस सीताराम पांडे ने लिखी। कौन सी बुक में? फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, ये उसका इंग्लिश वर्जन था। ठीक है, देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो सैनिक विद्रोह क्या है, इधर देखिए। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या हो गया? सैनिक विद्रोह। जब सिपाही जो है अपने जो उनके ऊपर अफसर थे उनका जो कहना मानना मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो सैनिक विद्रोह इसको बोला गया है। तो यहाँ से देखिए, यदि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालत अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह में जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों में असंख्य लोग विद्रोह तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह जो है सबसे बड़ा संघर्ष था, जो 1857 की उसमें हुआ। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मेरठ से दिल्ली तक। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर के, देखिए एक सेकंड, मंगल पांडे अभी जो मैंने बताया मूवी भी आई हुई है एक। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857, कब? 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। तो किस लिए लटकाया? कि उसने जो है अपने अफसरों पर हमला किया है। ठीक है, चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाही ने एक कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और 9 मई 1857 की यह बात है। ठीक है, यह बात कब की है? 9 मई 1857 की। ठीक है, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया जो है जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर जो है धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जो सिपाही हैं वो पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने में जो है आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। ठीक है, सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। किसको? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, देखिए, ओहो कहाँ चला गया? यहाँ से ये दिखाया गया है, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट।
ये मंगल पांडे की एक फ़ोटो दिखाई गई है। ये इधर एक चित्र दिखाया गया है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध की पूरी जो है यह युद्ध क्या है, पूरी रात चलता रहा। ठीक है, देखिए फिरंगी क्या है, विदेशी। इस शब्द में जो है अपमान का भाव आता है, मतलब गुस्से से लोग उनको फिरंगी बोलते थे, अंग्रेजों को। एक सेकेंड, यहाँ से मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर जो है मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भांति ताकत के जो है दो दो हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही जो है अभी भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ठीक है, इस देखिए ये चैप्टर को समझने के लिए मंगल पांडे वाली मूवी जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें जो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये बहादुर शाह की एक चित्र है। ठीक है, उन्होंने किसको घोषित किया, बहादुर शाह जफर को। ठीक है, अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम जो है सामने आए। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य के में जो है दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। जो घटना हुई, उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति जो है रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देने लगता तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। कोई रास्ता अगर दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। मतलब किसी को भी अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए किसी काम को करने के लिए तो उसमें जो है ये चीज़ उत्साह बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमें ये काम करना चाहिए। उनकी हिम्मत, उनका उम्मीद, उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ने लगता है। देखिए, बगावत फैलने लगी। नेक्स्ट हेडिंग है बगावत जो है फैलने लगी। ये एक पिक्चर दिखाई गई है नाना साहेब की। ठीक है, और ये पिक्चर है जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनी में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। देखिए यहाँ से देखिए बगावत फैलने लगी। ठीक है, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं और विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने और निकल पड़े।
उनकी देखा देखी कस्बों गांव के जो लोग थे वो भी बगावत के रास्ते चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे, मतलब अंग्रेजों से जो है लड़ने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब जो है कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। किसने? जो नाना साहब थे। ठीक है, नाना जो बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उन्होंने खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया जो नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, किसको किया? वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया। वहां से बहादुर शाह जफर को जो है हटाया लखनऊ की गद्दी से। ठीक है, बहादुर शाह जफर को अपना एक सेकेंड बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ जो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी जो है विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी होगी, आई थिंक यहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और जो है अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। देखिए, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत मार्चों पर उनकी जो है जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यह यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी, मतलब चारों तरफ से। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, ठीक है, कौन थे? 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने जो कमांडर थे, उनके कमांडर थे इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार जो है लड़ाई में थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे जो है खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ें लिखी। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही जो है खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज से जो है लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का जो सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। ठीक है, इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? बरेली के जो सिपाही थे बख्त खान। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके जो है इस युद्ध का हिस्सा थे। मतलब सबको लगा कि अब तो अंग्रेजों को बाहर निकाल कर फेंकना ही है। जो जितने भी जमींदार थे, जितने सिपाही थे, तो सब क्या है, इकट्ठे हो गए। ठीक है, चलिए ये देखिए, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो रहा है, एक बार देख लेते हैं।
कितना और रह गया? तो काफ़ी है अभी, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि आधा कल कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से यहाँ तक, तो आधा आज कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ये आधा पार्ट है ये आज हम जो है कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।